नेताजी घेरे में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, जो जसवंत नगर से विधायक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप यात्रा पर निकले हैं, समय बहुत कीमती है। सुना है कि जसवंत नगर से इस बार आपके बेटे अंकुर चुनाव लड़ेंगे, आदित्य यादव, और आप गुन्नौर जा रहे हैं। कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, वैसे तो हमने अभी सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू की है और हमारी ये परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से शुरू हुई है। भगवान कृष्ण से हमने आशीर्वाद लिया है, पूजा भी की है। अब वहाँ से चल पड़े हैं। वैसे तो अभी जहाँ तक जसवंत नगर छोड़ने का अभी तो मैंने मन नहीं बनाया है। यहाँ की जनता को भी हमसे लगाव है, हमको भी जनता से लगाव है बहुत। तो अभी मैंने निश्चित नहीं किया है और ये सब कुछ हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, वो भी फैसला करती है, राय लेती है, राय भी उनसे लेना पड़ती है। तो ये सब बातें हैं। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चलेगी। नेताजी, पत्रकारिता में इसको खुला जवाब कहते हैं कि सीधे सीधे इनकार नहीं किया, क्योंकि आपके कई जो समर्थक हैं, साथी हैं, मैंने आसपास के गांव का भी दौरा किया। एक लंबी यात्रा पे हम भी निकले हुए हैं यूपी की हालचाल की। तो गुन्नौर गया तो वहां भी यही चर्चा, संभल में और बदायूं में यही चर्चा। आपके एक समर्थक बोले कि शिवपाल चच्चा तो अब यहाँ लड़ने आ रहे हैं, जसवंत नगर में लड़का लड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी आपको जो बताया है। वैसे तो देखिए, गुन्नौर सीट नेताजी भी लड़ चुके हैं। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने 2003 में, तब वहाँ से चुनाव लड़े थे और इतने भारी मतों से जीते थे। शायद वो रिकॉर्ड शायद कोई पार करना बहुत मुश्किल की बात है। तो क्षेत्र तो बहुत अच्छा है और मैंने विकास भी किया है वहाँ पर, सड़कों से लेकर। इतना पिछड़ा क्षेत्र था वो। लोग बहुत अच्छे हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। और वहाँ पहले तो देखिए, नेताजी के लड़ने के पहले वहाँ पर कहीं किसी गांव में, बड़े बड़े गांव हैं, उसमें स्कूल भी नहीं थे, प्राइमरी स्कूल नहीं थे। तो उसके बाद सड़कें भी नहीं थी, बिजली गांव गांव नहीं थी, खेती के लिए सरकारी ट्यूबवेल नहीं थे। तो ये काम तो फिर जब सरकार बनी 2003 की, तो नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने भी बहुत काम कराया है, सड़कों का काम, बिजली का काम और सिंचाई के साधन भी दिए हैं। आप 2003 की सरकार का जिक्र कर रहे हैं। 2003 की सरकार को लेकर शिवपाल जी एक बात बहुत कही जाती है कि बीजेपी के आशीर्वाद से मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से मायावती जी की सरकार चल रही थी। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, बीजेपी का दिल्ली में राज था, गवर्नर अनुकूल थे, और ऊपर से आशीर्वाद दिया गया कि अब नेताजी सरकार चलाएं। कितनी सत्यता है इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट में? देखिए, इसमें सत्ता तो नहीं है। देखिए, बीजेपी और मायावती जी मिलकर सरकार बनाई थी और सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी थी। तो मौका तो देना चाहिए था गवर्नर साहब को, मौका देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को। हम भी थे उसमें तो, लेकिन नहीं दिया मौका। उसके बाद सरकार चलने के बाद, 1 साल चलने के बाद, सही बात है कि बीजेपी के भी विधायक उस सरकार से बहुत नाराज थे और हमारे संपर्क में भी थे, ये बात सही है। बहुजन पार्टी के भी विधायक हमारे संपर्क में थे, नाराज थे। तो शुरुआत तो देखिए बसपा के लोगों ने की थी। बसपा के जो विधायक थे और जयप्रकाश यादव गोरखपुर से थे,
सबसे पहले शुरुआत जयप्रकाश यादव विधायक, जो गोरखपुर से विधायक थे, उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। और भी विधायक थे, जैसे आज हमारे बीच में सहारनपुर के नेता थे राणा, राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा के साथ साथ एक अब इस समय बीजेपी में है जयवीर सिंह, अलीगढ़ वाले नहीं, सिरसागंज, फिरोजाबाद, ये भी थे। एक अभी समाजवादी पार्टी में हैं ललई, ये भी बसपा में थे। ऐसे दर्जनों विधायक, बसपा के विधायकों ने भी विद्रोह शुरू किया था। आपकी प्रेरणा से, ऐसा कहते हैं लखनऊ के पत्रकार। देखिए, सही है कि देखिए आज भी दूसरे दलों के अब पता कर लेना, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, और समय भी और आज भी शायद हमारी बुराई कोई भी किसी भी दल का नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, लोकतंत्र में शपथ लेने के बाद चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, फिर किसी दल का नहीं रह जाता है, फिर तो जनता का होता है ना। शपथ लेते समय, शपथ तो आपने आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो आप तो सब नॉलेज भी बहुत है आपको। तो शपथ लेते समय क्या शपथ लेते हैं? किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हैं। तो मैंने वही काम किया था जब मंत्री थे। जो भी आता था, चाहे किसी भी दल का हो, जनता का भी कोई भी हो, मैंने किसी को मना नहीं किया, नाराज नहीं किया। भाई उसका काम अगर जायज़ है तो करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस पे एक अलग इल्ज़ाम लगता है, और कुछ गलत ना हो इसलिए मैं वर्बेटम कोट करता हूँ। आपका एक बयान है 6 नवंबर 2020 का, जिसमें आपने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमारी सपा सरकार में जो काम पहले 100, 500 या 1000 रुपए देकर हो जाता था, उसके लिए अब दरोगा को 10,000 रुपए देना पड़ता है, और झूठी रिपोर्ट हटवाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक लगते हैं। ये आप ही का बयान है? ये सही है। देखिए, मान लिया हमारी सरकार में आपने कहा 100-500 में काम हो जाता। नहीं, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कोट किया सिर्फ आपको। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 100-500 में। अच्छा, नीचे स्तर पे आप भी जानते होंगे, यहाँ तक कि चाहे न्यायपालिका हो, पेशगार हो, या कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में हैं, जब भी काम करते हैं तो ऑब्लाइज, या कहिए कि मतलब खुश हो कर के लोग कुछ न कुछ दे देते हैं। लेकिन आज तो इतना अंतर है, इतना अंतर है। ज्यादा में खुश करना पड़ता है। अब कोई काम ही नहीं करता है। पहले से परंपरा सी बनी जा रही है, परंपरा सी बनी जा रही है। मैंने तो देखिए योगी जी से कहा कि भाई ये परंपराएं तोड़ना पड़ेंगी। भाई खुशी से कोई दे दे, अच्छी बात है। अगर खुशी से दे देते हैं तो काम जल्दी करता है वो, नहीं तो फाइल फिर दबी रहेगी, दबी रहती है। तो देखिए, खुशी खुशी का तो हम मानते हैं, चलिए ये तो चलता है, एक दूसरे की मदद सहयोग है। यही इल्ज़ाम आपके विरोधी भी आप पे लगाते हैं। आपने जो कहा ना, मदद और सहयोग, कि योगी जी के मुकाबले शिवपाल यादव जी दिखते रहें, इसलिए इस तरह के सरकार की आलोचना वाले बयान देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के आपके साथी पुराने कहते हैं कि शिवपाल यादव जी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब इसको इतनी बार दोहराया जा चुका है कि हमें कई बार इंटरव्यू में ये लगता है कि अब ये सवाल पूछा भी जाए कि नहीं। देखिए, ये तो इल्ज़ाम कौन लोग लगा रहे थे? आपके पुराने साथी। हाँ, तो देखिए, मैंने लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, आप पता करना, मैं चाहते कि मिल के चुनाव लड़ें, और यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि एक हो जाओ, परिवार एक हो जाए,
परिवार एक हो जाए। तो जब परिवार एक हो जा रहा है, और मैंने एक भी सीट नहीं मांगी थी लोकसभा के चुनाव में, पता करना, मैंने एक भी सीट नहीं मांगी थी कि सब लोग एक हो जाओ। हाँ, तो ये मौका वही लोग कहते हैं, वही लोग कहते हैं जिन्होंने देखिए विघटन कराया था हम लोगों का। विघटन क्यों हुआ? बताइए, पूरा प्रदेश जानना चाहता है। विघटन क्यों हुआ बताइए। हम लोग जो कुछ भी हैं, भले हम लोगों का संघर्ष रहा, कुछ भी रहा हो, शुरुआत हम लोगों की नेताजी के साथ हुई है, और 40 साल तक हमने नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम किया और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, बुलंदियों तक। और फिर नेताजी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए था, हमारा भी सम्मान बरकरार रहना चाहिए था। हम कोई पद तो मांग नहीं रहे थे, टिकट तो हम नहीं मांग रहे थे, तो फिर झगड़ा किस बात का था? आप कह रहे हैं कि झगड़ा किस बात का था, और एक तारीख है, लोग कहते हैं कि उस तारीख की सुबह से ये तय हुआ कि झगड़ा किस बात का है। तारीख थी 6 मार्च 2012, यूपी चुनाव के नतीजे आए। पहली दफा और इकलौती दफा समाजवादी पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करती है 2012 के चुनाव में। आप रथ लेके घूम रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी रथ लेके घूम रहे हैं, उस बरस भी रथ घूमे थे। लोगों ने कहा था युवाओं के बीच अखिलेश, मैनेजमेंट के मामले में पूरे प्रदेश में शिवपाल यादव और चेहरा मुलायम सिंह यादव, इस कॉम्बिनेशन से सत्ता मिली। लेकिन फिर आपके बड़े भाई तय करते हैं कि अब सत्ता के हस्तांतरण का समय आ चुका है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और लोग कहते हैं कि उसी दिन से शिवपाल जी नाराज हैं। आप विधायक दल की बैठक में भी नेताजी के मनाने के बाद पहुंचे थे उस दिन, क्या हुआ था उस दिन? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। देखिए, बातचीत का दौर चलता रहा। मैंने तो नेताजी को, देखिए नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो मेरा तो देखिए, जब सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक थी, हम भी थे उसमें सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में, तो मैंने तो केवल अपनी बात को रखा था कि एक बार नेताजी और मुख्यमंत्री बने। तो वहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोगों का अलायंस समाजवादी पार्टी से हो। आप ये चाहते हैं, खुले तौर पे स्वीकार रहे हैं? तौर पर हम चाहते हैं अलायंस समाजवादी पार्टी से, हमारी प्राथमिकता भी है। इसलिए आप पुराने राज बेपर्दा नहीं कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, ताकि बात खराब ना हो, हैं भतीजे कहें कि चचा आपने तो फलाने इंटरव्यू में ये बात कह दी। नहीं, सही है कि मतलब बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, और राजनीति में कभी दरवाजे बंद भी नहीं करना चाहिए, दरवाजे कभी बंद भी नहीं करना चाहिए। आपस में जब मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टी, सेकुलर पार्टियां एक हों भारतीय जनता पार्टी के हटाने के लिए, तो बी टीम कहाँ हो गई? बी टीम तो फिर वही हो सकती है जो मेरे कहने पर, जब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो मैंने कहा समान विचारधारा की पार्टियों को, और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, तो बी टीम फिर कौन हुई? बी टीम तो वही हुई है जो मिल कर के मजबूती के साथ, नेताजी ने तो देखिए, मैंने तो देखा है कि कई बार ऐसे दुश्मनी भी रही है, उनको भी अपने साथ रख करके उनको आगे किया है। अरे कल ही हमें एक बुजुर्ग नेता मिले, बोले हम गए लखनऊ, रुके कमलेश पाठक के आवास पे, वहाँ फ़ोन बजे, फ़ोन उठाया तो उधर से नेताजी, हमने नाम बताया तो उनकी और नेताजी की बहुत अदावत रही, विरोध रहा। आप ही के क्षेत्र के हैं, इटावा के ही। तो बोले अरे तुम यहाँ कैसे, सुबह मिलो आके।
और 6 बजे मिले, और नेताजी ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो मैं किसी पॉलिटिकल किस्से में भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, राजनीति के गुर। तो ये बात मुलायम सिंह जी के लिए कही जाती है कि वो विरोधियों को भी अंदर खाने साथ लेके चलते थे। पर सवाल शिवपाल जी 2012 की उस मीटिंग का है जिसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुलायम सिंह जी शपथ लें, जबकि संसदीय दल में बैठे और कुछ लोग चाहते थे कि अब सत्ता परिवर्तन हो जाए और पीढ़ी परिवर्तन भी। तो फिर मीटिंग में विवाद भी हुआ, कैसे मनाए गए आप? नहीं, उसमें देखिए विवाद नहीं था। अधिकांश बहुमत में नेताजी को चाहते थे, हाँ, एक दो छोड़ करके। अब उनके नाम हम नहीं लेंगे, एक दो छोड़ करके पूरे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड नेताजी को चाहता था। लेकिन इसको देखिए, जब फिर नेताजी ने जब फैसला ले लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो फिर यहीं से शुरुआत है। फिर नेताजी का आगे चल कर के पहले नेताजी का अपमान हो जाता है। कैसे अपमान होता है नेताजी का? तो ये तो पता ही है, सबको पता है कि नेताजी वहाँ मीटिंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी के बगैर मीटिंग बुला करके नेताजी को हटा दिया जाता है, और नेताजी के साथ हमको हटा दिया जाता है। तो देखिए, शुरुआत यहीं से थी है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके पहले शिवपाल जी के कहने पर नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अखिलेश यादव को हटाया गया। नहीं, तो हमें पता भी नहीं था, और किसके साइन से ये पत्र आया था। और फिर जब इस तरह की बात चली, झगड़े वाली बात, मैंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, मैंने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। फिर बवाल क्या, नेताजी ने पूछा क्यों इस्तीफा दिया, तो मैंने कहा यही तो विवाद था, तो दे दिया है, अब एक रहो सब। विवाद ये है शिवपाल जी, या विवाद वो है जिसके चलते 2019 में आप फिरोजाबाद चुनाव लड़ने गए? विरोध बीजेपी से है, बीजेपी के वर्चस्व को खत्म करने का उद्देश्य है, या राम गोपाल यादव के वर्चस्व को खत्म करने का उद्देश्य? आप तो नाम भी नहीं लेते उनका, आपके परिवार के ही हैं। देखिए, हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं ना, 14 के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। 14 के बाद हमने नेताजी के बंगले पर जितने भी समाजवादी थे, पूरे देश के समाजवादी, नेताजी के यहाँ नीतीश से शुरू किया, नीतीश, देवगौड़ा, शरद यादव, फिर ओम प्रकाश चौटाला का पूरा परिवार, ओम प्रकाश चौटाला के बाद अजीत सिंह से लेकर के लालू से लेकर के सब लोग इकट्ठे कर दिए थे। सब ने नेताजी को एक मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। तो फिर कुछ लोगों ने, हम नाम नहीं लेना चाहते, डेथ वारंट पे हम साइन नहीं करेंगे, जिनके जिम्मेदारी नेताजी ने सौंपी थी। दूसरी बात रहा फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में जब हम गए तो हमारी बड़ी मीटिंग हो गई, और बड़ी मीटिंग होने के बाद कहते ऐसी पार्टियां तो मैंने बनते देखी हैं, उन्होंने नाम भी लिया, अमर सिंह का नाम लिया, कल्याण सिंह का नाम लिया, उनकी पार्टी चल नहीं पाई, और इनको उसी तरीके से इनको 500 वोट नहीं मिलेंगे, पूरब में जाएंगे तो पिटेंगे भी, ऐसा बयान दिया उन्होंने। ऐसा बयान दिया। तो मैंने सोचा कि तो अगर 500 वोट नहीं तो देख लेते हैं फिरोजाबाद में भी हमें 500 वोट से मिलते कि नहीं मिलते। तो चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ा, 91,000 वोट पाए, और ये सुनिश्चित किया कि राम गोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव चंद्रसेन यादव उनके मुकाबले चुनाव हार जाएं। ऐसे वो स्क्रिप्ट पूरी हुई। हाँ भाई, हमें 91,000 वोट मिल गया, 500 पार कर गए, और जीत तो नहीं पाए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं कल कुछ गांव में घूम रहा था, इटावा के, जसवंत नगर के, भरतना के, और उससे पहले 2 जगह, जब भी मैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों से पूछता था, जो कोर आपका वोटर है, परिवार के झगड़े के बारे में, तो सब कहते थे भैया वो परिवार का झगड़ा है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, हम तो चाहते हैं कि वो एक हो जाए। आपने एक चिट्ठी भी लिखी। आज हम लोग शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन बात कर रहे हैं, कल दशहरा है, आप भी सैफई में होंगे, अखिलेश यादव जी के भी सैफई में होने की संभावना है।
उसके पहले जब आपने रथ निकाला, उन्होंने भी रथ निकाला। उसके पहले आपने एक चिट्ठी भी भेजी, आपने कहा अभी भी कि हम सपा से गठबंधन चाहते हैं। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया क्या? सामने से या बैकडोर चैनल से किसी के जरिए कोई संदेश आया हो? देखिए, टेलीफोन से हमारी बात भी हुई है अखिलेश जी से? अखिलेश जी से, और मैसेज भी आया है किसी पार्टी के सज्जन से, किसी से कि हम बात करेंगे। अब बात का इंतज़ार है, बात हो जाए और हमारे साथियों का सम्मान रहे। कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? अब ये तो बातचीत पर तय होगा। हम केवल जो हमारे प्रत्याशी हैं, जीतने वाले हैं, हमने जहाँ जहाँ अपने पार्टी का संगठन मजबूत किया है, कभी कभी मन में आता है कि जब वो पहले 350 जीत रहे, जब 400 जीत रहे, तो मेरे मन में आता है कि जब 400 जीत रहे फिर हमारी ज़रूरत कहाँ है। कभी कभी मेरे मन में आता है ना। ये बताइए कि आपने गठबंधन की बात की, साथियों की बात की, आपके 2 पुराने साथी जेल में हैं। मैं उन पे आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। एक साथी हैं आज़म खान, आपके साथ काबीना मंत्री थे, और दूसरे साथी हैं गायत्री प्रजापति, और वो 2016-17 के विवाद में भी उनका खूब जिक्र आ रहा था। आपकी आखिरी दफ़ा इन लोगों से कब बात हुई या कब संदेशों का आदान प्रदान हुआ? देखिए, उनके बेटे से, आजम भाई के बेटे से हमारी बात हुई है। एक बार नहीं, अनेक बार बात हुई है। और बेटा तो जेल में है। बात हुई थी जब हॉस्पिटल में थे दोनों लोग, और उनका जो बड़ा बेटा है उनसे भी बात हुई है, और एक दो बार उनकी पत्नी से भी बात हुई है, और जहाँ तक गायत्री प्रजापति के बेटों से, उनकी बेटी से, उनकी पत्नी से भी हमारी बात हुई है। और 2 ही नहीं हैं, 2 के अलावा विजय मिश्रा, उसके बाद भदोही, उसके बाद कमलेश पाठक MLC हैं मौजूदा, औरैया समाजवादी पार्टी के। डबल मर्डर में है अंदर? हाँ, मर्डर में तो हैं, मर्डर में तो हैं। अब ये तो अदालत फैसला करेगी। अदालत कैसे, गोली किसने चलाई, कमलेश पाठक ने तो नहीं चलाई, ये तो साबित है। हैं, ये तो साबित है। गोली चलने के बाद वो पहुँचे हैं जब उनके भाई से झगड़ा हो रहा था मंदिर को लेकर के, हैं, कहीं न कहीं मंदिर का ही तो मामला था। तो कमलेश पाठक तो बाद में पहुँचे हैं, जब पता चला गोली चल गई, तो इसमें बंद हुए हैं। पता ये भी चला है कि इसी तरीके से विजय मिश्रा भी पता नहीं पुराने कितने मुकदमे, अगर जो भी इस समय देखा होगा, अगर जो विरोध कर दे, हैं, जो विरोध कर दे उस पर तो कहीं न कहीं छापे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, और इनकम टैक्स के साथ साथ जो विरोध में बोल दे, और कहीं न कहीं गलत मुकदमे हैं। आजम भाई पर कितने मुकदमे, बताओ, किताबों की चोरी करेंगे, बताओ, फर्नीचर की चोरी करेंगे, बकरी की चोरी करेंगे, ऐसे कितने हैं। लेकिन वो साक्ष्य तो सामने है जिसमें आजम खान के बेटे के 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट, 2 जन्म प्रमाण पत्र, मैं खुद उनकी प्रतियां देख के आया हूँ। तो चलिए, ये तो मान ले, तो कोर्ट में है मामला। वो तो कोर्ट में मामला है। अच्छा, आप कमलेश पाठक का जिक्र कर रहे थे। जब हमने कमलेश पाठक के बारे में और कमलेश पाठक के सपा में आने के बारे में अध्ययन किया, तो उससे थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी भी समझ में आया कि कमलेश पाठक भी इमरजेंसी में जेल में बंद थे, नेताजी भी जेल में बंद थे, और उसके बाद से वो नेताजी के संरक्षण में आ गए। सत्य है? हाँ, और आपके भी वो यही कहा जाता है कि कमलेश पाठक शिवपाल जी के क्लोज हैं, इसलिए अखिलेश जी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, अब कमलेश पाठक छात्र जीवन से लड़कों का ये कहीं चुनाव लड़ गए थे, ये कोई बड़े परिवार के नहीं थे। किसी बड़े परिवार के बेटे के सामने चुनाव लड़ गए छात्र यूनियन का, वहीं से झगड़ा हुआ, इनकी पिटाई कर दी, और पिटाई करते करते नौजवान होते हैं जब,
तो नौजवानों में झगड़ा फिर इस बात को हो ही जाता है। तो उस केस में रहे, नेताजी इमरजेंसी में 18-19 महीना जेल थे, कमलेश पाठक भी थे जेल में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट जेल इटावा में। तो जब जेल में रहते हैं, तो जब ब्राह्मण की बात चलती है, आज भी ब्राह्मणों की बात बहुत चलती है। अच्छा। बताइए, विजय मिश्रा से कोई मिलने गया, कमलेश पाठक से कोई मिलने गया हैं? और हम तो सबसे मिलाए, हम तो एक और मैनपुरी अनुपम दुबे से मिलाए, फर्रुखाबाद वाले अनुपम दुबे। बाद हम तो वहाँ भी मिलाई कराए हैं। तो जब ये बताइए, ब्राह्मणों के वोट के लिए तो सब भागेंगे जी। लेकिन जो बंद हैं, बदले की भावना से जो बंद किए गए हैं, तो उनसे मिलाई करने तो कोई नहीं गया। शिवपाल जी, जब हम आपकी पॉलिटिकल जर्नी देखते हैं, आपने यहाँ से पढ़ाई की, फिर लखनऊ से बीपीएड किया था शायद, है ना, फिर सहकारी बैंक में आए। अब ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कि आप सहकारी बैंक के जरिए राजनीति में आए, एक साल जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे शायद 95-96 जसवंत नगर लड़ने से पहले। आपके बेटे भी उसी रास्ते से आए, और हाल के दिनों में एक दिलचस्प डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय भी बना लिया। हमसे लोगों ने पूछा कि शिवपाल जी से पूछिएगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेटे सीधे निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, प्रदेश में चेयरमैन बनते हैं। देखिए, तो ये तो इलेक्शन है, कोऑपरेटिव में ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमने तो बहुत से चुनाव लड़े हैं, और एक बार नहीं, हम करीब करीब 7 बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, जैसे भूमि विकास बैंक कहते हैं, उसके भी चेयरमैन रहे। तो देखिए, हमारी वजह से 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके 2 टर्म जो लगातार 2 वर्ष रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अच्छा, आपको ध्यान में रखते हुए नियम बना दिया। ये नियम बना दिया। अभी आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का चुनाव हुआ, करीब 324 शाखाएं हैं, कहीं पर भी कोई नॉमिनेशन नहीं कर पाया, केवल इटावा और औरैया में नॉमिनेशन हुआ। इस तरीके से केवल 30-32 जगह पर चुनाव हुआ। अब पता लगा लेना, उसमें 30-32 में 22 लोग हमारे लोग जीते हैं, 30-32 में। वहाँ पर भी कई जगह बेईमानी होने की कोशिश हुई है, तब भी जीत गए। अगर निष्पक्ष चुनाव 324 के हो जाते तो फिर हमारा बहुमत आ जाता। तो इसी तरीके से इटावा में और औरैया दोनों जिलों की बैंक एक है। तो फिर पूरी तरह से चुनाव हुआ, विधिवत चुनाव हुआ, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट आरओ थे, हैं, चुनाव हुआ, बिल्कुल तरीके से हुआ। अच्छा, आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, जिस इटावा में बैठे हैं उसी इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। प्रदेश में बड़ा अचरज हुआ, सब जगह भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जिसकी जैसी राजनीतिक हस्ती सब भिड़ रहे थे, और यहाँ पर अंशुल यादव समाजवादी पार्टी से निर्विरोध हो जाते हैं। और लोगों ने कहा कि ये भी शिवपाल जी के 6-7 लोग जीते थे, वो विरोध कर देते तो चुनाव होता, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। क्या उसी के बाद से ये अंदर खाने परिवार की एका की बात नए सिरे से चलने लगी, या आपको लगा कि परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है? आपके भतीजे लगते होंगे अंशुल, हैं, आपके भाई के बेटे हैं, तो इस वजह से आपने पैर पीछे खींचे, क्योंकि सदस्य में तो आप अलग लड़े, सपा अलग लड़ी, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, ब्लॉक प्रमुख भी जीते आपके 2-3। देखिए, ये सही है कि चुनाव यहाँ जिला पंचायत का हुआ, ये कुछ न कुछ साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के साजिश थी कि अंशुल को हराया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई भतीजा भी है और परंपरागत सीट भी रही है, तो मैंने उनकी मदद की।
ये सही है, मैंने मदद की। देखिए हमारी लड़ाई हुई समाजवादी पार्टी से, सीधा सीधा। जबकि देखिए हम लोगों में हमें सीटें लड़ने के लिए दी थी 12 अंशुल में। हमने अंशुल से ये भी कहा था भाई आप तय कर लीजिए हमारे क्षेत्र में जो प्रत्याशी लड़ा। मैंने कहीं नहीं, जसवंत नगर और कहीं पर कई जगह पर आप ही लड़ाइए, अपने प्रत्याशी उतारिए। तो हमने करीब 12 प्रत्याशी अपने। ये औपचारिक रूप से सहमति थी या अंदर खाने की सहमति थी? नहीं, औपचारिक खुलेआम हमने अपने 12 प्रत्याशी उतारे, 24 में 12। तो 12 में हमारे जीते 10 जीते। उसमें भी 2 पर भी अगर हमारी पार्टी से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से या हमारा प्रत्याशी घोषित होता तो हम वो भी जीतते। और डट करके 14 सीटें, जबकि हम समाजवादी पार्टी का, वो हमारा भतीजा समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी, तब भी समाजवादी पार्टी ने 14 प्रत्याशी उतारे, 14 प्रत्याशी उतारे अंशुल के खिलाफ। हम अंशुल की मदद कर रहे। तो इसी तरीके से अगर सबक सीख लेते हैं अखिलेश, तो इस तरीके से अगर पंचायतों के चुनाव से पहले हम दोनों लोग मिलके लड़ते तो कई जिले ऐसे थे, इटावाई जैसे निर्विरोध कई जिलों में होते। 1 सीट केवल बीजेपी जीती, 1 यहाँ पर जीता है चंद्रशेखर आज़ाद, 2 जीते इंडिपेंडेंट, 2 जीते शायद ये जिन्होंने 14 लड़ाई वो। तब भी हम लोग मिल कर के 19-20 जीते, दोनों मिल कर के, तो फिर निर्विरोध हो गया। तो इस तरीके से अगर हम दोनों मिलकर पंचायतों के चुनाव से पहले एक हो जाते हैं तो ऐसे कई जिले थे इसी तरीके से जीतते। तो मैंने कहा इससे तो सबक लो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से सबक लो। हैं? तो जब आपने ये कहा तो क्या बोले अखिलेश जी? अब उन तक खबर पहुंची है, अब हमसे जवाब तो नहीं मिला। जवाब निजी बातचीत में भी आप अखिलेश बोलते हैं या टीपू बोलते हैं? नहीं, पहले तो टीपू बोलते थे, अब तो अखिलेश बोलने लगे। क्योंकि मेरे ख्याल से जब नेताजी प्रदेश भर का दौरा कर रहे थे तब अखिलेश जी आप ही के पास रह के पढ़ते थे यहाँ इटावा में, धौलपुर जाने से पहले और सिंधिया जाने से। सही है, 4 साल के वहाँ से हमारे साथ ही थे, 4 साल के से धौलपुर लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, सब चीज़ देखते थे। हमारी पत्नी सब चीज़ देखती थी। और उससे 4 साल से पहले हमारी बहन ने देखा उनको। हमारी माँ थी तब माँ ने देखा इनको। शिवपाल जी, आपके परिवार का मामला है, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मामला राजनीतिक भी है, इसलिए मैं ये अगला सवाल पूछ रहा हूँ। कई लोग अंदर खाने ये कहते हैं कि चाचा भतीजे में तो अभी भी प्रेम है, लेकिन परिवार की महिलाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप या महत्वाकांक्षा, उन सब की वजह से भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ। और कई लोग इसके उलट थ्योरी देते हैं, कहते हैं इटावा के और कई ऐसे आसपास के लोग थे जिनकी बड़ी दिलचस्पी थी ये एक न रहें, तो उन्होंने इधर की उधर, उधर की इधर, जोड़ी घटाई। आप लोग आकलन तो करते ही होंगे कि क्या वजह रही जो आज इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा रहा है कि विघटन की वजह क्या रही या परिवार में एका क्यों नहीं रही? देखिए, ये हम लोगों को सोचना चाहिए था। अगर हमसे कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की बात करे, इसी तरीके से अखिलेश को भी सोचना चाहिए था। अगर कहीं पर भी कोई चापलूसी करता है, चुगलखोरी करता है, तो फिर आपस में बात कर ले। अगर कहीं पर भी इस तरीके से, कई बार मैंने देखा कार्यकर्ताओं की भी चुगलखोरी होती है, तो सीधे बात कर लो। अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है, हम तो टेलीफोन सीधा मिला लेते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता तो उसके घर चले जाते हैं, चाय पिलाता है, सम्मान करता है और ठीक भी हो जाता है। आप तो जेल भी मिलने चले जाते हो। हाँ, तो सीखना चाहिए। मैंने तो ये सब बातें नेताजी से सीखी। अच्छा।
हमने ये सब बातें नेताजी से सीखी हैं, हैं? तो सीखना चाहिए राजनीति में। नेताजी तो अपने विरोधियों से मिलने जेल में जाते थे मिठाई लेके, और जब विरोधी बिगड़ते थे कि पहले हमको अंदर करवा दिया, अब जेल में मिलने आ रहे हो, तो बोलते थे तो क्या हो गया जेल में मिलने आ रहे हैं, हम भी तो जेल में मिलने आए, हम भी तो जेल में रहे हैं, वर्जिश करो, किताबें पढ़ो। नहीं, सही है, सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए। हमने तो हमेशा कहा है कि सबसे पहले अपने माता पिता से सम्मान करो, सीखो, और फिर अपने से बड़ों को सीखो। मैंने तो हमेशा कहा अपने बड़ों से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए, बड़ों से अपने अच्छे अच्छे गुण लेना चाहिए। बुराई हो तो उन्हें छोड़ दो, अच्छी अच्छी बातें सीख लो। एक अच्छे और बुरे का जो द्वंद्व है एक जगह आके और फंस जाता है शिवपाल जी। 2 सितंबर 2021 का, यानी पिछले महीने का आपका बयान है, सिबगतुल्ला अंसारी, गाजीपुर और मऊ का परिवार, उनकी एंट्री होती है, तब आपका बयान आता है सपा में नहीं होनी चाहिए माफियाओं की एंट्री, ये आपका बयान है। और फिर हमें एक बयान याद आता है 2016 का, जब आपने इसी परिवार के कौमी एकता दल का सपा में विलय करवाया, और तब अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया। ये भी आप लोगों के बीच क्लैश की, टसल की एक वजह थी। तो ऐसा क्या हुआ जो तब आप चाह रहे थे कि विलय हो जाए, अब अखिलेश जी ने उनको ले लिया पार्टी में, तो आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। उस समय भी देखिए, मैंने इनका जो दोनों भाई थे, ये एक विधायक थे, एक पूर्व सांसद थे हमारी पार्टी में भी, मुख्तार और अफजाल। हाँ, मुख्तार को उस समय भी मैंने पार्टी में नहीं लिया था, नहीं लिया था। इन दो भाइयों को लिया था, सिबगतुल्ला को और अफजाल को, उस समय लिया था। स्पष्ट मैंने कहा था मुख्तार अंसारी को मैं पार्टी में नहीं ले रहा हूँ। तब दोनों भाइयों को ले रहा था। दोनों भाइयों का तो कहीं क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, अच्छे लोग, बड़े परिवार के, इनके जो भी बाबा थे हैं, बहुत बड़े सेना में अधिकारी थे, जमींदार परिवार के थे। कहीं न कहीं से मुख्तार अपराधी बना है, मान लिया है, बना है, हैं? तो उसको तो मैंने नहीं लिया था, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो मैंने तो नहीं लिया था। अब जब ये दोनों लिए नहीं पर तो हमको अपमानित किया गया, हमारे सब विभाग छीन लिए, हमें बर्खास्त भी किया, सब बातें हुई। अब वही बातें हुई बात में। उस समय मैंने तो इतने बड़े बड़े लीडर जोड़ दिए थे, आज अगर वो होते तो जैसे देखिए नीतीश, देवेगौड़ा, लालू, शरद यादव, ओम प्रकाश चौटाला का पूरा परिवार, अजीत सिंह, और कमल मुनारका थे जो चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जी। उनको जोड़ा था उसके साथ। जनता पार्टी के दिनों के बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर जी के भी बड़े करीबी थे, बड़े करीब उद्योगपति थे बम्बई के, इन लोगों को जोड़ा था। हाँ, तो फिर तो अगर ये जोड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी का तो पता भी नहीं चलता। आपकी ये जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकल रही है, इसमें एक नेता नजर आए, उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि कागजों पर वो नेता अभी तक कांग्रेसी हैं, प्रमोद कृष्णन है, चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, तो क्या वो आपकी पार्टी में आ गए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में तो नहीं आए, अभी भी वो कांग्रेस में हैं। उनका एक आश्रम है कल्की धाम, वहाँ पर हम कई बार गए हैं और उस आश्रम से भी हम जुड़े हैं। जब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से हमने अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की है, तो जब भी कलयुग में जन्म होगा, ऐसा पुराणों में है, इतिहास में है, तो जन्म कल्की धाम पर होगा कृष्ण भगवान का। तो हम तो चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान पैदा हो जाएं, हैं? और जब देखिए महाभारत हुआ था, पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, हैं? आपको याद है, द्रोणाचार्य थे और भीष्म थे, कितने कितने लोग थे, दोनों के गुरु थे, और सब धर्म पर चलने वाले लोग थे,
और देना साथ देना चाहिए था पांडवों का, उन लोगों को भीष्म, और शायद युद्ध भी न होता अगर ये सब लोग पांडवों के साथ हो जाते। पांडवों ने कौन सा राज मांगा था? पहले तो जुआ खेले। जुआ नहीं खेलना चाहिए। धर्मराज को, युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, कितना नाम था धर्म, तो जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ कैसे खेले? शकुनी से, हैं? शकुनी को वो तो जानते ही हो, हैं? खेलते तो दुर्योधन से खेलते सीधे सीधे, हैं? तो गलतियां तो कहीं न कहीं बड़े लोगों से भी होती हैं, आप होते हैं, हैं? तो हम तो चाहते हैं जब अगर कृष्ण अगर पांडवों के सारथी नहीं बने होते ना, तो भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, ऐसे कर्ण जैसे योद्धा थे और भी योद्धा थे कौरवों के साथ, तो फिर पांडवों हारते, बुरी तरह नाश हो जाता पांडव, हैं? तो फिर कृष्ण सारथी बने और कृष्ण ने साम दाम दंड भेद लगाया, हैं? और युद्ध जीता, कृष्ण की वजह से जीते थे। नहीं तो तो प्रमोद सब कृष्ण पांडव किस मारे हैसियत जाते। से वहां पे थे, किस भूमिका में तो थे? मैंने तो देखिए, मैंने कहा कि भाई कृष्ण जैसे साथी, तो हमने तो अपील की है जनता से, नौजवानों से। अभी जो देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार लिप्त है, गरीबी बढ़ी है, किसान देखिए 10 महीने से, तो ये सब मिल कर के हमारे साथी बन जाएं, हैं? किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, जितने भी सताए लोग हैं, ये सब हमारे साथी बने इस युद्ध में। धर्म युद्ध है, हैं? तो बताइए, इस समय पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता, बताइए 7 साल में जो वादे किए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख भेज देंगे, और इन्होंने वादे किए थे नौजवानों को 2 करोड़ को नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हैं? और वो गैस सिलेंडर दे दिए थे। अब गैस सिलेंडर का 400 से बढ़ के 1000 हो गया है। डीजल, पेट्रोल पता लगाना 5 साल पहले क्या थी, शायद 55 रुपये थी, आज हो गई जा कर के 95 रुपया, हैं? पेट्रोल हो गई है जो शायद 65 रुपये थी, सो हो गई है उससे 5 रुपये। तो देखिए, हैं? रोज़गार किसी को मिल नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं, बेरोजगारी की वजह से लाइन ऑर्डर में भी प्रॉब्लम आ रही, चोरियां बढ़ गई। यहाँ हमारे क्षेत्र में इधर जसवंत नगर के आसपास चले जाना, रोज़ नकब लग रही हैं, चोरियां हो रही हैं, चेनें छिड़ रही हैं। तो बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो फिर तो लूट पाट होगी। तो इसलिए मैंने तो कहा कि बेरोजगारों को हर परिवार में कम से कम एक बेटे को, एक बेटी को अगर नौकरी दे दोगे तो 2 परिवार संभल जाएंगे। बेटे को नौकरी दे दोगे तब उसकी शादी भी हो जाएगी। कल लड़के कह रहे थे मेरी शादी भी नहीं हो रही। लड़के कह रहे थे मेरी शादी नहीं हो रही। हाँ, तो नौकरी शिवपाल चचा से शिकायत करने आए थे। शिकायत करने आए थे कि भाई नौकरी दो, तो हमने कही बनाओ सरकार। अच्छा जी। हाँ, लेकिन सरकार बनाओ, परिवार में बाकी लोग रथी हों, लेकिन उसमें जो रथ पे सवार होंगे वो शिवपाल जी होंगे। एक बेटे को एक बेटी को हमारी घोषणा है, ऐसा कानून बनना चाहिए, हर परिवार में एक बेटे को एक बेटी को नौकरी। पर ये मुमकिन नहीं है ना, सरकारी अमला इतना बड़ा तो होता अच्छा नहीं। नहीं मिले, जैसे बीए जैसे ही पास करे, हैं? पूंजीपतियों की तो रोज आमदनी बढ़ा रहे हो। बताइए पूंजीपतियों को, आपको तो सब पता होगा, जब आप इतने विद्वान हैं तो सब हमारी आपको भी पता होगा, उद्योग परिषद तो आपने भी, आपके दोस्त अमर सिंह ने शुरू करवाई थी आपके राज में। तो वही तो बता रहे हैं कि आपको तो सब पता होगा, उद्योगपतियों की कितनी गुनी आय बढ़ गई है जी। इन 5 सालों में, 7 सालों में, हैं? तो इन गरीबों को अगर बीए पास हो और 5-5 लाख रुपया रोजगार के लिए दे दो, बजट से दे दो इन्हें, तो अपना रोजगार अपने आप ढूंढ लेंगे। और फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है ऐसे रोजगार, ऐसी योजनाएं चलाएं, ऐसे सिखाएं, शिक्षा दें इस तरीके की। हम तो सरकार में रहे, ऐसी शिक्षा दें, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोलें। आप सरकार का जिक्र, बड़े देश कहाँ पहुँच गए, आपको तो पता है,
हैं हैं कहाँ पहुंच गए। सिंगापुर हम तो देख के आए थे, सिंगापुर 20 साल पहले कहाँ था, हिंदुस्तान से भी नीचे था, मलेशिया नीचे था, हैं चाइना कहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से कुटीर उद्योग धंधे से लेकर के इस तरीके से सरकार का काम है, लोगों को लगाएं, हैं और तरीके हैं। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसी शिक्षा दें जनसंख्या पे भी कंट्रोल हो। क्यों नहीं तो वो फिर कहेंगे योगी जी कि हम जनसंख्या पे ड्राफ्ट एक बना है, तो आप समर्थन करेंगे जनसंख्या रोक के कानून का? पहले शिक्षा दें। आज जो पढ़े लिखे हैं सब समझते हैं, कहाँ ज़्यादा पैदा कर रहे हैं अशिक्षित लोग जिनके पास मकान नहीं है, एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके की शिक्षा देना चाहिए। वो तो उद्योगपतियों को बढ़ाने में लगे हैं, गुरुओं को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। एक आपके शिवपाल जी गुरु माने जाते रहे हैं, पिछले दिनों उनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ। जब मैं प्रयागराज गया था और मैंने महंत नरेंद्र गिरी जी के बारे में सुना था, तो मुझे लोगों ने कहा था, अरे साहब शिवपाल यादव जी तो इनको बड़ा मानते थे, और जब सरकार में होते थे तो गुरु पूर्णिमा के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाते थे। गुरु थे आपके नरेंद्र गिरी जी? हाँ, हम जाते थे, उन्हें आस्था थी उस मंदिर में। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते थे और हम ज़्यादातर वहीं ठहर जाते थे आश्रम में। तो अच्छा लगता था, आश्रम में शांति मिलती थी, तो हम वहीं रुकते थे। अभी जो जांच चल रही है उससे सबसे संतुष्ट हैं आप, जिस दिशा में जा रही है जांच? देखिए, अब जांच का तो अभी हमें सही पता नहीं है किस दिशा में जा रही है, लेकिन वो आत्महत्या करने वाले नहीं थी, बड़े मस्त स्वभाव के थे, चिंतित भी नहीं करते। कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंची है, या कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ पहुंची है किन्हीं बातों से, तो मजबूर होकर के ही उन्होंने, अगर इस मुझे तो लग रहा है कि ये सीधा कुछ लोगों ने मिल कर के मजबूर किया, या उनकी फिर मिल कर के हत्या की। एक और धर्मगुरु हैं जिनके साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, और जब आप सरकार में थे तब का ही वो प्रकरण है, वो जय गुरुदेव की एक जो शाखा निकली मथुरा में, जो जवाहर बाग का कांड हुआ, तो कई लोगों ने अंदर खाने कहा कि ये शिवपाल यादव जी का संरक्षण था। इस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा संरक्षण नहीं था। अब पता आप लगा भी चुके होंगे, जो जवाहर बाग मैंने नहीं कराया था। मैं उनके देखिए कई बार मैंने वहाँ जिलाधिकारी, वहाँ एएसएसपी और यहाँ तक कि डीजीपी और डीजीपी के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह जी। पता कर लेना, मैंने उनसे कई बार प्रयास किया। मैंने कहा ये जो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ से खाली कराओ, खाली कराइए। प्रमुख सचिव गृह तो अब सेंट्रल में हैं, जो जब यहाँ थे। अच्छा, ये डीजीपी रिटायर हो गए हैं, और मैंने डीएम से लेके कमिश्नर से लेके सबको कहा कि भाई ये क्यों है, किसने अलॉट कराया है ये जवाहर बाग, पता लगाओ। आप तो पता लगा भी चुके होंगे, हैं आप तो लगा भी चुके होंगे। और ये मैंने तो खाली कराने का मंत्री थे तब मैंने प्रयास किया है। सबसे कहा, मैंने कहा तुम लोग खाली नहीं करा सकते हो, तुम्हें अगर डर लगता है तो मिलिट्री है पड़ोस में, मिलिट्री को दे दो, यहाँ तक मैंने कहा। लेकिन कहीं न कहीं भूलें हुई हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा एक एडिशनल एसपी वहाँ पर मारा गया। तो ये सब बातें हुई हैं, कहीं न कहीं पता करिए। एक आखिरी सवाल, आप यात्रा पर हैं, आपने अपना चुनावी एजेंडा बताया, परिवार एक हो जाए ये बात भी बताई। एक वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से रिलीज़ हुआ जब अखिलेश यादव जी की यात्रा शुरू हुई, जिसमें वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से आशीर्वाद लेके यात्रा पे निकल रहे हैं। आप यात्रा से पहले उनका आशीर्वाद लेने गए। आपकी आखिरी बार अपने बड़े भाई से कब चर्चा हुई? हमारी 1 हफ्ते पहले हुई है, हम गए थे दिल्ली, हमारी नेताजी से बात हुई है। नेताजी ने फिर कहा कि दोनों लोग एक हो, मिल कर के चुनाव लड़ो।
मैंने कहा अखिलेश को बुलाओ और आप समझा दो। मैंने तो इतनी बात की थी नेताजी से। नेताजी क्या बोले वो नेताजी? नेताजी बोले कि वही देखो, अगर मेरी बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारा प्रचार कर देंगे। अच्छा जी, ऐसा कहा उन्होंने कि अगर अखिलेश मेरी बात नहीं मानेगा तो हम शिवपाल यादव का प्रचार करेंगे। हाँ, ये मुझसे कहा। हाँ। और ये जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी नेताजी के कहने से ही मैंने बनाई। उन्होंने आपसे कहा अलग पार्टी बना लो? उन्होंने जब देखिए अखिलेश को बुलाया, भाई दोनों लोग बैठो। जब नहीं आए अखिलेश, उनके फ़ोन पे नहीं आए, उन पर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी बना लो। तो मैंने बना ली। और अब आप कह रहे हैं कि वो अब न दिल्ली जाएंगे तो फिर मिलेंगे जाकर के नेता। स्वास्थ्य ठीक रहता है अभी उनका? बीच बीच में खबरें आती रहती है मेदांता में बढ़। मेदांता जाना पड़ता है, वैसे तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में मेदांता जाना पड़ता है। नेताजी घेरे में आज के लिए इतना ही। आपने शिवपाल यादव को सुना, उनके बयानों पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए, और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप जैसे लोगों ने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।